जय हिंद दोस्तों, मैं डी के सानी और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल इंस्पायर 5.0। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 2017 का क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव का कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व करेंगे किसके साथ? कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ में। ऐसा नहीं कि टिक मार लेंगे। ठीक है, कंप्लीट रीजन समझेंगे कि किसका कितना आंसर होगा और क्या सही होगा आंसर, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में बहुत सारा क्वेश्चन का क्या करता है, वो गलत आंसर दे रखता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं 2017 में जो पूछा था बिहार बोर्ड सवाल और उसका आसान तरीके से उनका जवाब कैसे देते हैं। ठीक है, पहला सवाल है हम लोग के पास में, निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण प्रदर्शित करता है। ये बोल रहा है कि कुछ ऑक्साइड आपको दे रखे हैं, कुछ ऑक्साइड दे रखे हैं आपको, इसमें बताइए इस चार ऑक्साइड में इनमें से कौन है जो कि विद्युतीय गुण प्रदर्शित करता है। मतलब इसमें धातु की तरह इसमें विद्युतीय गुण पाया जाता है, मतलब धातु की तरह इससे करंट फ्लो होता है। देखिए ये याद रखना है कि अक्सर जो होता है क्या होता है, डी ब्लॉक का एलिमेंट क्या होता है, डी ब्लॉक के तत्वों में क्या होता है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग डी ब्लॉक के तत्वों को हम लोग ढूंढेंगे। ये कौन है? सिलिकॉन है, सिलिकॉन है। ये कौन है? मैग्नीशियम, ये भी धातु है, धातु का ऑक्साइड है, ये भी धातु का ऑक्साइड है। और यहाँ ऑप्शन हम लोग क्या चुनेंगे? डी ब्लॉक का तत्व। डी ब्लॉक का तत्व क्या होता है? धातु की तरह ही क्या होता है, डी ब्लॉक का तत्व। डी ब्लॉक का जो भी तत्व का ऑक्साइड बनेगा वो धातु की तरह विद्युतीय गुण उसको प्रदर्शित करता है, इसलिए हम लोग का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट अगला सवाल है, देखिए अगला है कि निम्न में कौन बेरवादार ठोस है। निम्न में कौन बेरवादार ठोस है, तो उसका सही आंसर होगा क्या? क्वार्ट्ज ग्लास होगा। क्या होगा? क्वार्ट्ज ग्लास क्या होगा? बेरवादार ठोस होगा। सॉरी स्टेट में हम लोग पढ़ते हैं ये सब सवाल। नेक्स्ट हम लोग का कि निम्नलिखित जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होगा। तो ये सेम हम लोग का क्वथनांक का उन्नयन, ठीक है, क्वथनांक का उन्नयन, उसके हिमांक में अवनमन, उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर। हम लोग 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़े थे। इससे पहले भी हम लोग का बात आया था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से सवाल जैसे ही आएगा, क्वथनांक किसका ज़्यादा होगा, हिमांक का अवनमन किसका ज़्यादा होगा, वाष्पदाब का अवदाब का अवनमन किसका ज़्यादा होगा या फिर किसका कम होगा, जिसको जो हम लोग डिफाइन करने के लिए सीखे थे, सबसे पहले निकालते थे इसका वांट ऑफ फैक्टर। जिसका वांट ऑफ फैक्टर का वैल्यू क्या होगा? ज़्यादा होगा, उसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मान ज़्यादा होगा। जिसका वांट ऑफ फैक्टर का मान कम होगा, उसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मान क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं हम लोग इसको जब आयन में डिसोसिएट करेंगे तो इसका वांट ऑफ फैक्टर का जो वैल्यू आएगा वो आएगा कितना? 2, क्योंकि इसमें 2 आयन मिलेगा। जब इसको हम लोग डिसोसिएट करेंगे तो 2 सोडियम आयन मिलेगा और 1 सल्फेट का आयन मिलेगा। ठीक है, इसलिए आई का वैल्यू यहाँ से कितना मिलेगा? इसका 3 मिलेगा। इसको हम लोग डिसोसिएट करेंगे तो एक ये आयन मिलेगा और एक ये आयन मिलेगा, तो आई का वैल्यू मिलेगा यहाँ से भी 2। जब इसको भी डिसोसिएट करेंगे तो यहाँ से भी आई का वैल्यू कितना मिलेगा? 2। मतलब वांट ऑफ फैक्टर सबसे ज़्यादा किसमें? ऑप्शन बी में। इसलिए हम लोग का आंसर कौन सा हो जाएगा? सही आंसर ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आई फैक्टर निकालना है, जिसका आई कम होगा, वांट ऑफ फैक्टर जिसका कम होगा, उसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होगा? 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का अगर वो बात करेगा तो सबका वैल्यू क्या होगा? कम होगा। आई का मान कम होने पर, अगर आई का मान ज़्यादा होगा मतलब वांट ऑफ फैक्टर का मान ज़्यादा होगा तो चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मान क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो यहाँ आई का वैल्यू, यहाँ वांट ऑफ फैक्टर का मान क्या ज़्यादा है, इसीलिए हम लोग का बी क्या होगा? सही आंसर होगा। नेक्स्ट अगला सवाल है, पूछा कि एक घोल जिसका प्रासरण दाब का मतलब क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर 300 केल्विन पर 0.082 एटीएम है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि इस घोल का सांद्रण क्या होगा, मतलब कंसंट्रेशन इस सॉल्यूशन का क्या होगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं। पहले देखिए टेम्परेचर वो कितना दे रखा है? 300 केल्विन। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, पाई से। ठीक है, वो पाई भी दे रखा है 0.0821। ठीक है, ये भी दे रखा है। उसके बाद वो पूछा क्या है? कंसंट्रेशन। तो हम लोग कंसंट्रेशन का फॉर्मूला जानते हैं, पाई इज इक्वल टू CR और क्या टी। बोला है निकालने के लिए, क्या बोला है? C का मान निकालने है, तो C को हम लोग क्या करेंगे? रहने देंगे और टी को कहाँ लेके आएंगे? भाग में। इधर धक्का मार के लाएंगे तो ये कैसा बन जाएगा? C बराबर मिल जाएगा आपको पाई बाय आर टी। ठीक है, अब देखिए वैल्यू बता देते हैं। पाई का मान कितना दिया हुआ है? पाई का मान दिया है वो 0.0821। ठीक है, और R का जो वैल्यू होता है, R का फिक्स वैल्यू होता है, कांस्टेंट है, इसका भी वैल्यू होता है 0.0821 एटीएम। ठीक है, और T का वैल्यू दिया हुआ है वो 300 केल्विन। अब देखिए ये तो दोनों का वैल्यू सेम है, कट जाएगा, बचेगा क्या? 300। 1/300 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.033। ठीक है, इसलिए हम लोग का ऑप्शन कौन सा सही? देखिए 0.033 कहाँ आएगा? ऑप्शन हम लोग का डी सही आंसर होगा। ठीक है, एकदम आसान सा सवाल है। नेक्स्ट
अगला सवाल है कि HCl एवं H2O के स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या है। इसको सॉल्व करने में टाइम लगेगा, इसलिए टाइम को ऑप्शन इसका क्या होगा सही, ऑप्शन 20.2 क्या होगा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट अगला है हम लोग कहा कि 1 फराड विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होगी। तो यहाँ याद रखेंगे हम लोग का जो जब हम लोग किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से जब हम लोग क्या करते हैं विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो जब 1 फराड हम लोग चार्ज क्या करते हैं उससे प्रवाहित कराते हैं, 1 फराड आवेश जब हम लोग प्रवाहित कराते हैं तो उससे जो धातु का मतलब मात्रा जो होता है, विक्षेपित जो होता है मतलब जमा जो होता है वो होता है किसके बराबर, 1 ग्राम तुल्यांक के बराबर होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा सही, 1 ग्राम तुल्यांक इसका सही आंसर होगा। ठीक, अगला है कि किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है। तो याद रखेंगे इसका दर जो निर्भर करता है वो सक्रिय भार पर, मतलब इसका अंग्रेजी में लिखा हुआ रहता है एक्टिव मास। किस पर डिपेंड करता है, एक्टिव मास पर डिपेंड करता है। ऑप्शन डी हम लोग का सही आंसर होगा। नेक्स्ट अगला है हम लोग का कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा सही है। ठीक है, हम लोग शून्य कोटि का अभिक्रिया का जो निकाले थे हाफ लाइफ निकाले थे वो ऐसा A/2K। अब देखिए ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग T12, ठीक है, बराबर 1/2K इंटू A। अब देखिए जब हम लोग क्या करते हैं समानुपाती को हटा करके कांस्टेंट ला सकते हैं, तो कांस्टेंट को हटा करके क्या हम लोग कर सकते हैं समानुपाती लगा सकते हैं। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं T12 समानुपाती किसका, A के बराबर। ठीक है, तो हम लोग का ऑप्शन देख लेंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही होगा। इस तरह का जो है हम पॉइंट इस तरह को इसको कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ये केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग पढ़े हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला हम लोग का उत्प्रेरक एक वस्तु है जो कुछ काम करता है। देखिए पहला वो बोला है उत्पाद के साम्यावस्था सांद्रता को बढ़ा देता है, मतलब उत्पाद जो बनता है उसका साम्यावस्था का जो सांद्रण होता है उसको क्या करता है बढ़ा देता है, बिल्कुल गलत बात है। प्रतिक्रिया के साम्यावस्था स्थिरांक को क्या करता है परिवर्तित कर देता है, ये भी सही नहीं है। साम्यावस्था प्राप्त करने के समय को क्या कर देता है, ये कम कर देता है। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कैटलिस्ट का काम करता है रासायनिक अभिक्रिया वेग को बढ़ा देना या फिर घटा देना। ठीक है, अब अगर कोई रिएक्शन अगर तेजी से नहीं चल रहा है तो उसको क्या करता है, इसका अभिक्रिया का रेट को क्या करता है ये इंक्रीज कर देता है, मतलब साम्यावस्था की तरफ बढ़ाने में क्या करता है ये हेल्प करता है। तो मतलब साम्यावस्था जल्दी प्राप्त हो जाए तो उसके लिए मतलब क्या कि वो समय को क्या करता है साम्यावस्था की तरफ जाने में कम टाइम कर देता है। इसीलिए हम लोग का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि सल्फाइड अयस्क का सामान्यतः सांद्रित जो करते हैं हम लोग, संकेंद्रित का मतलब होता है सांद्रण, कि सल्फाइड अयस्क का सांद्रण हम लोग कैसे करते हैं, कौन किस विधि द्वारा करते हैं। हम लोग लिखे हुए हैं कि फेन उत्प्लवन विधि द्वारा क्या करता है। मैक्सिमम एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है कि सल्फाइड अयस्क का जो है सांद्रण किस विधि द्वारा किया जाता है, या फिर ऐसे वो सवाल पूछता है कि फेन उत्प्लवन विधि द्वारा किस अयस्क का हम लोग क्या करते हैं सांद्रित करते हैं। तो याद कर रखेंगे कि सल्फाइड अयस्क का सांद्रण हम लोग किससे करते हैं, हम लोग फेन उत्प्लवन विधि से करते हैं। इसलिए ऑप्शन हम लोग का क्या होगा, फर्स्ट सही होगा। ठीक, नेक्स्ट है निम्न में कौन त्रिभस्मीय है, मतलब ट्राई बेसिक है। ट्राई बेसिक का कहने का मतलब है कि जब हम लोग सॉल्यूशन पढ़ रहे थे वहाँ बेसिसिटी निकालने के लिए सीखे थे, एसिडिटी निकालने के लिए सीखे थे। अब बेसिसिटी किस में होता था, एसिड से हम लोग निकालते थे जितना नंबर ऑफ H+ उसको कहते थे हम लोग बेसिसिटी, और OH- जितना निकालते थे हम लोग बेस से उसको कहते थे हम लोग उसका एसिडिटी कहते थे। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम लोग सबसे पहला H3PO2, ठीक है, बोला कि त्रिभस्मिक कौन है, तो इसका हम लोग देखिए इसका निकाले थे हम लोग, ये कितना निकला था H+ 2 निकला था। क्योंकि इसका कैसे निकालते हैं हम लोग को स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। देखिए इसका स्ट्रक्चर ऑप्शन हम लोग का कौन सा होगा, डी ऑप्शन सही होगा। क्यों, क्योंकि देखिए इसका जब हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि सेंट्रल एटम से जो जुड़ा हुआ रहेगा ऑक्सीजन, उससे अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो फिर वो क्या करेगा H+ आयन में वो टूटेगा, डिसोसिएट होगा। तो यहाँ से देखिए डायरेक्टली नहीं जुड़ा होना चाहिए। अगर आपका हाइड्रोजन अगर डायरेक्टली अगर किसी सेंट्रल एटम से जुड़ा हुआ रहता है तो वो आयन में डिसोसिएट नहीं होता है, वो जल्दी सेंट्रल एटम उसको छोड़ता नहीं है। इसलिए H+ वहाँ से आयन नहीं निकलेगा। यहाँ से कितना आयन, एक यहाँ H+ आयन निकलेगा, एक यहाँ से निकलेगा और एक यहाँ से निकलेगा। इसलिए नंबर ऑफ H+ आयन जो निकलेगा कितना निकलेगा, 3 निकलेगा। इसलिए हम लोग क्या कहेंगे H3PO4 क्या है, एक ट्राई बेसिक है। मतलब इसका एसिडिटी कितना है इसका बेसिसिटी कितना है, वो 3 है। OH को देख करके नहीं, नंबर ऑफ H+ आयन इससे कितना निकलता है, 3 H+ आयन निकलेगा। इसलिए बोलेंगे ये क्या है, ट्राई बेसिक है। ट्राई बेसिक का कहने का मतलब है कि इसका बेसिसिटी कितना है, वो 3 है। ठीक है, नेक्स्ट है कि व्हाइट फास्फोरस P4 अणु में
निम्न में से कौन सही नहीं है, सही नहीं है। तो हम लोग को पहले देखिए इसको पहचानने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ठीक है, स्ट्रक्चर हम लोग यही बना लेते हैं। ठीक, स्ट्रक्चर हम लोग यही बना लेते हैं। देखिए स्ट्रक्चर होता है इसका कुछ ऐसा, P P P P और ये P और ये P। ठीक है, और ये जो बॉन्ड एंगल होता है, ये बॉन्ड एंगल का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 60 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है। अब ये बात आता है कि सवाल अब पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, ऑप्शनों को अपना पहला बोला कि 6 PP मतलब 6 बॉन्ड जो होता है PP के बीच में जो है कितना बॉन्ड होता है, 6 बॉन्ड होता है। तो गिन लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 और ये क्या 6। तो पहला वाला ऑप्शन हम लोग का क्या है, सही है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन में बात करते हैं। 4 फॉस्फोरस बॉन्ड होता है। ये देखिए तो कितना बॉन्ड हम लोग गिने अभी, फॉस्फोरस के बीच में 6 बॉन्ड गिने। ये तो हम लोग का गलत है। ठीक, नेक्स्ट है कि 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। जी हाँ, एक लोन पेयर यहाँ रहता है, एक लोन पेयर यहाँ रहता है, एक लोन पेयर यहाँ रहता है, एक लोन पेयर कहाँ रहता है, यहाँ रहता है। क्यों? अब ये लोन पेयर आप एक्स्ट्रा कहाँ से लाए, लोन पेयर यहाँ एक्स्ट्रा वहाँ से लाए। देखिए फॉस्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 5। 5 में से देखिए इसका बॉन्ड बनाने में कितना भाग दिया, 1 2 3 3 इलेक्ट्रॉन इसका बॉन्ड बनाने में भाग ले लिया। बाकी बचा कितना, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर और एक 4 लोन पेयर। एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, 1 लोन पेयर कहते हैं। तो 4 जोड़ा इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे हम लोग, 4 लोन पेयर है। तो ये भी ऑप्शन क्या है हम लोग का, फॉस्फोरस के लिए P4 के लिए ये भी सही है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग का, ये बोल रहा है कि इसके बीच का जो एंगल होता है वो बॉन्ड एंगल 60 डिग्री होता है। बिल्कुल, ये भी कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है। तो ये भी ऑप्शन क्या है इसका, फॉस्फोरस के लिए सही है। गलत कौन है, ये। तो हम लोग का सही आंसर जो यहाँ क्वेश्चन के अनुसार जो बोला है आंसर, वो हम लोग का कौन सा सही होगा, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा कि ये 4 PP बॉन्ड नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग का ऑप्शन क्या होगा, ये सही का मतलब नहीं है, ये तीनों जो फॉस्फोरस के लिए सही है। गलत बात कौन सा था, ये वाला था ऑप्शन। इसलिए हम लोग का ऑप्शन बी क्या होगा, सही आंसर होगा क्वेश्चन के अनुसार। नेक्स्ट अगला है हम लोग का, ठीक, कि संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। ठीक है, संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है N-1 D 1 to कितना 10 और NS 1 to 2। ये होता है संक्रमण तत्वों का क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो हम लोग मिला लेते हैं। पहला वाला तो भाई नहीं होगा ये। दूसरा वाला 1 to 10 0 to 2, ये भी नहीं होगा ऑप्शन, ये भी गलत है। ठीक, इसके पास से ले तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन हम लोग का क्या होगा, सही, क्योंकि इनमें से तीनों में कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है हम लोग को सही, इसलिए ऑप्शन डी क्या बोलेगा, नन ऑफ दिस। तो संक्रमण तत्वों का जो होता है सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, N-1 D 1 to 10, मतलब डी पे क्या था 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं और इसमें 1 से 2 तक इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं हम लोग, रख सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, डी, नन ऑफ दीज। अगला है कि निम्न संक्रमण धातु आयन जिसका चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम होता है उसके बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं, देखिए डी में कितना ऑर्बिटल होता है, 5 ऑर्बिटल होता है। पहला देखिए 5 ऑर्बिटल बनाए हम लोग, सबका बना लेते हैं। ठीक है, बना लिए 5 ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन कितना है, 5 है, 1 2 3 4 5। इसमें कितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन, 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। इसके पास चले 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितना, 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसमें। इसके पास चले तो 5 ऑर्बिटल है, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 3 4 5। ठीक, 1 2 3 4 5 6 और 1 क्या 7। इसमें कितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। इसके पास चले, देखिए लास्ट वाला का ऑप्शन का क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 और 1 5, 9 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 2 3 4 5, ये होगा 6 7 8। ठीक, और 1 9। तो इसके पास 1 लोन पेयर है, इसके पास 2 लोन पेयर है, इसके पास 2 लोन पेयर है और इसके पास कितना लोन पेयर है, 5 लोन पेयर है। ठीक है, एक चीज तो पता चलेगा सर लोन पेयर का क्या कहानी है। अरे भाई लोन पेयर अगर पता चल गया तो आराम से हम लोग चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है न्यू इज इक्वल टू होता है √N × N+2। ठीक है, बोर मैग्नेट, ये होता है फॉर्मूला होता है। तो हम लोग क्या है इस पे n का वैल्यू पे को बैठाएंगे। जी हाँ, हम लोग देखिए यहाँ क्या याद रखेंगे
कि n का नंबर ऑफ लोन पेयर मतलब अनपेयर इलेक्ट्रॉन का संख्या जितना ज़्यादा होगा, अनपेयर इलेक्ट्रॉन का संख्या, बेजोड़ा इलेक्ट्रॉन का संख्या जितना ज़्यादा होगा उसका क्या होगा, चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है, उतना ही अधिकतम होगा। तो देखेंगे लोन पेयर, सिंपल सा आपको थॉट लगाना है, लोन पेयर जिसमें जितना ज़्यादा होगा, आपको सिंपल सा एक थॉट लगाना है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन जिसमें ज़्यादा होगा, अनपेयर इलेक्ट्रॉन जिसमें ज़्यादा होगा मतलब बेजोड़ा इलेक्ट्रॉन जिसमें भी ज़्यादा होगा उसका चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो बेजोड़ा इलेक्ट्रॉन किसमें सबसे ज़्यादा, ऑप्शन ए में। तो यही इसलिए हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन इसका सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट अगला है हम लोग का कि K3CrOH का होल थ्राइस में क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, ठीक है। तो ऑक्सलेट आयन जो होता है, ऑक्सलेट आयन का सूत्र होता है ये, और ये दो डोनर एटम है, इसीलिए क्या है, ये बायडेंटेड है। कितना है, बायडेंटेड है, क्योंकि ये इसमें डोनेट करने वाला का एटम का संख्या कितना है, 2, तो 2 डोनर का संख्या है। तो नंबर ऑफ डोनर और गुना 3, 2 डोनर गुना 3, तो टोटल कितना हो जाएगा, 6, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6। तो यहाँ याद रखें कि नंबर ऑफ डोनर एटम कितना होता है, लिगेंड के पास लिगेंड जो उपस्थित रहता है, सेंट्रल एटम से जो जुड़ा रहता है लिगेंड, उसमें टोटल नंबर ऑफ डोनर एटम का संख्या कितना होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला है हम लोग का कि कोबाल्ट का प्रभावी परमाणु संख्या क्या होगा, कोबाल्ट का प्रभावी परमाणु संख्या क्या होगा, ठीक है। तो देखिए पहला चीज, कोबाल्ट का पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या है कि EAN नंबर हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा। EAN नंबर फाइंड आउट करने के लिए पहले लेते हैं एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर किसका, सेंट्रल एटम का फॉर्मूला होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर, ठीक है, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 गुना कोऑर्डिनेशन नंबर, ये फॉर्मूला होता है EAN नंबर, प्रभावी परमाणु संख्या निकालने का, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर देखिए कोबाल्ट का, एटॉमिक नंबर कोबाल्ट का कितना हो जाएगा, 27, ठीक। ऑक्सीडेशन नंबर बात करते हैं, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, देखिए इसको क्या मान लेते हैं हम लोग, X मान लेते हैं, ठीक। इसका चार्ज कितना, EN का चार्ज 0, ठीक। और इसका Cl का चार्ज कितना, Cl का चार्ज होता है -1, तो -1 और -1 गुना 2 तो कितना हो जाएगा, -2, तो डायरेक्ट लिख लेते हैं, -2 बराबर कितना, +1 के बराबर। इसको सॉल्व करें तो x बराबर आएगा कितना, +3, x बराबर आ गया +3, तो ऑक्सीडेशन नंबर आपको +3 मिल गया, प्लस 2 गुना कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना, EN भी क्या होता है, बायडेंटेड लिगेंड होता है, EN क्या होता है, बायडेंटेड लिगेंड होता है। अब बायडेंटेड लिगेंड तो 2 गुना कितना हो गया, 4 और 2 कितना हो गया, 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना, 6। सॉल्व करेंगे इसको हम लोग, 27, देखिए 27 में 3 जाएगा कितना, 24, ठीक है, 24 और 12 कितना हो जाएगा, 36, इसलिए ऑप्शन हम लोग का कौन सा होगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखिए, अगला है कि ग्रिग्नार्ड एजेंट बनाने के लिए ईथर में Mg मैग्नीशियम डालकर किसके साथ प्रतिक्रिया कराते हैं। तो हम लोग को याद होना चाहिए कि जब हम लोग अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीशियम के साथ क्या करते हैं, ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, RMgX बनता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ग्रिग्नार्ड एजेंट। तो अल्काइल हैलाइड इसमें देखेंगे, देखिए ये तो अल्कोहल है, ये आंसर सही नहीं होगा ऑप्शन। ये देखिए इथेन है, ये भी नहीं होगा, ठीक। ये भी देखिए साइनाइड है, ये भी नहीं होगा। क्या हम लोग को चाहिए, अल्काइल हैलाइड चाहिए, तो मतलब ये कौन है, इथाइल क्लोराइड है, इसलिए अल्काइल हैलाइड इसका क्या होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका। मतलब अल्काइल हैलाइड का जब विक्रिया हम लोग मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं, क्या बनता है, RMgX, और इसी को कहा जाता है, RMgX को ही कहा जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसलिए हम लोग का ऑप्शन कौन सा सही होगा, C2H5Cl इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट अगला हम लोग का कि 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल में अंतर को जांच हम लोग कैसे करते हैं, ऑक्सीडेशन मेथड से, लुकास टेस्ट द्वारा, वेक्टर में टेस्ट द्वारा। तो तीनों टेस्ट द्वारा हम लोग क्या करते हैं, अल्कोहल चैप्टर में पढ़ते हैं, ठीक है, कि ऑक्सीकरण विधि द्वारा भी हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को हम लोग चेक कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं, और लुकास टेस्ट द्वारा भी हम लोग क्या कर सकते हैं, लुकास रिएजेंट हम लोग पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर में ही,
ठीक है। लुकास रिएजेंट हम लोग पढ़े थे, उसके द्वारा भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री, कौन सा 1 डिग्री अल्कोहल है, कौन सा 2 डिग्री अल्कोहल है और कौन सा 3 डिग्री अल्कोहल है। ठीक, नेक्स्ट है हम लोग का वेक्टर मेयर टेस्ट। और वेक्टर मेयर टेस्ट के सहायता से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्कोहल को हम लोग चेक कर सकते हैं कि ये 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है या फिर 3 डिग्री अल्कोहल है। तो हम लोग का ऑप्शन देखिए तीनों सही जवाब है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका सही जवाब होगा। ठीक है। नेक्स्ट अगला है हम लोग का इथाइल एसीटेट एवं CH3MgBr प्रतिक्रिया करके बनाता है। मतलब इथाइल एसीटेट को क्या करते हैं हम लोग, किसके साथ अभिक्रिया कराते हैं, CH3MgBr के साथ में अभिक्रिया कराते हैं। तो फिर ये क्या बनाता है। ठीक, ये बोला है कि 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल बनाता है, 3 डिग्री अल्कोहल बनाता है, 1 डिग्री अल्कोहल एवं एसिड बनाता है। ठीक, नेक्स्ट है हम लोग का कि कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। नेक्स्ट है हम लोग का देखिए, नेक्स्ट है हम लोग का कि इथाइल एसीटेट एवं CH3MgBr का प्रतिक्रिया जब हम लोग कराते हैं तो क्या बनता है। ठीक है, याद रखेंगे इससे क्या बनता है, 3 डिग्री अल्कोहल बनता है। ये हम लोग अल्कोहल चैप्टर में पढ़े हुए हैं रिएक्शन। ठीक है, वहां जाकर देख लें। नेक्स्ट है हम लोग का कि कार्बोनाइल ग्रुप में कार्बन परमाणु होता है। मतलब sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है या फिर sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, dsp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। देखिए कार्बोनाइल ग्रुप हम लोग किसको कहते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप बोलते हैं हम लोग इसको C डबल बॉन्ड O। तो हम लोग देखिए यहाँ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड गिन लेंगे और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड के आधार पर क्या करेंगे, इसका आंसर हम लोग सही दे देंगे। देखिए यहाँ से 1 सिग्मा 2 सिग्मा और डबल में होता है 1 सिग्मा और 1 पाई। तो नंबर ऑफ सिग्मा कितना, 3 सिग्मा रहता है तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नंबर ऑफ सिग्मा ऑर्गेनिक में हम लोग पढ़े थे। ठीक है, इसलिए हम लोग का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी इसका सही आंसर होगा। आगे यहाँ तक समझ में। नेक्स्ट अगला है हम लोग का कि प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है। मतलब ये अभिक्रिया है और इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है। देखिए ये अभिक्रिया जो होता है वो होता है रोजेनमुंड रिएक्शन होता है। अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर का सवाल है कि रोजेनमुंड रिएक्शन जो है ये इस रिएक्शन को कहते हैं हम लोग रोजेनमुंड रिएक्शन। इसलिए ऑप्शन हम लोग का कौन सा होगा, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट अगला है हम लोग का कि निम्न में कौन कैनिजारो रिएक्शन से होकर गुजरता है। ठीक है, कौन कैनिजारो होकर के गुजरता है। यहाँ से देखिए 2 सवाल पूछा जाता है। 2 सवाल क्या पूछा जाता है, एक तो पूछा जाता है एल्डोल कंडेंसेशन और एक पूछा जाता है कैनिजारो रिएक्शन। याद रखेंगे अगर किसी भी अल्डिहाइड या कीटोन के अल्डिहाइड के पास में अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, किसी भी अल्डिहाइड के पास में अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है तो वो क्या करता है, कैनिजारो रिएक्शन शो करता है। ठीक है, अगर कोई भी अल्डिहाइड या कीटोन के पास में अल्फा हाइड्रोजन होता है तो वो क्या करता है, एल्डोल कंडेंसेशन शो करता है। तो यहाँ देखेंगे अल्फा हाइड्रोजन कहाँ नहीं है भाई, यहाँ देखिए ये ग्रुप और ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन में देखते हैं। मतलब कोई ग्रुप और ये ग्रुप के जगह पर कौन आएगा, एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप रहेगा। अगर ये ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा जिस कार्बन से, उसके पास अगर हाइड्रोजन है, दूसरा कार्बन को हम लोग बोलते हैं हम लोग क्या, बीटा कार्बन। तो अल्फा कार्बन के पास देखना है कि हाइड्रोजन है या नहीं। अगर इसके पास हाइड्रोजन होगा तो वो क्या करेगा, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करेगा। लेकिन अगर उसके पास हाइड्रोजन नहीं होगा तो हम लोग कहेंगे वो कैनिजारो रिएक्शन शो करेगा। ठीक है, यहाँ देखते हैं लास्ट वाला ऑप्शन में जो है देखिए HCHO। यहाँ क्या है कि ग्रुप तो है, ग्रुप जो जुड़ा हुआ है वो किससे जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन से। अल्फा कार्बन ही नहीं है तो क्या यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन होगा। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो क्या हम लोग कहेंगे क्या कि ये इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, तो बोलेंगे नहीं है अल्फा। जब तक अल्फा कार्बन नहीं होगा तब तक अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। इसलिए हम लोग का ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। देखिए इसमें देखिए ग्रुप पकड़े, ग्रुप के बगल में क्या है, अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन है तो अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है तो ये एल्डोल कंडेंसेशन कैनिजारो रिएक्शन शो नहीं करेगा। इसके पास है ग्रुप है, ग्रुप के बगल वाला को कहते हैं हम लोग अल्फा, अल्फा के पास में है अल्फा हाइड्रोजन, इसलिए ये भी क्या करेगा, कैनिजारो रिएक्शन शो नहीं करेगा। इसके पास पहुंचे तो डी, इसमें ऑप्शन में देखिए
कि ये ग्रुप है, ग्रुप से जुड़ा हुआ कौन है, कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन के पास कौन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है तो अल्फा हाइड्रोजन है, तो अल्फा हाइड्रोजन है तो ये क्या करेगा, कैनिजारो रिएक्शन शो नहीं करेगा। जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वही कैनिजारो रिएक्शन शो करेगा, और जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन रहेगा वो एल्डोल कंडेंसेशन शो करेगा। ठीक है, ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट अगला है कि भस्मीयता का घटता हुआ क्रम है। ठीक है, भस्मीयता का क्या है, घटता हुआ कौन सा क्रम इसका सही है। ठीक है, तो भस्मीयता का सही क्रम को पहचानने के लिए आप समझिए, यहाँ देखिए दो तरह से पूछा जाता है। यहाँ देखिए कोई माध्यम यहाँ डिफाइन नहीं किया है, एक तो होता है द्रव माध्यम में और दूसरा पूछा जाता है गैसीय माध्यम में। दोनों में से कोई भी माध्यम यहाँ क्या किया है, वो डिफाइंड नहीं किया है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इस कंडीशन में क्या करेंगे, अगर माध्यम डिसाइड नहीं हो तो यहाँ क्या करेंगे, हम लोग ऑप्शन चुनेंगे कौन सा, ये द्रव माध्यम में क्या होता है, ये इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री एमीन। ठीक है, सही आंसर होगा। नेक्स्ट अगला हम लोग के एनिलीन एवं एसिटल्डिहाइड, एनिलीन एवं एसिटल्डिहाइड प्रतिक्रिया करके बनाता है, क्या चीज़ का निर्माण करता है। तो एनिलीन और एसिटल्डिहाइड याद कीजिए, अगर बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, वो सिप्स बेस बनाता है। क्या बनाता है, सिप्स बेस बनाता है। एनिलीन का फॉर्मूला क्या होता है, एनिलीन बेंजीन पर जब क्या जुड़ा हुआ रहेगा, NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, इसका अभिक्रिया किसके साथ करा रहे हैं हम लोग, एसिटल्डिहाइड के साथ में। एसिटल्डिहाइड का सूत्र होता है CH3CHO। ठीक है, अब इसको रिएक्ट कैसे कराते हैं, देखिए समझिए। एनिलीन है हम लोग का, ठीक, और इधर CHO को हम लोग पलटी मार के लिखते हैं। इसको लिख सकते हैं हम लोग O डबल बॉन्ड CH और CH3। ठीक, ये दोनों हाइड्रोजन क्या करता है, इसके साथ बाहर निकल जाता है। 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, इससे बनाता है क्या, वो जल बना लेता है, H2O। क्या बना जाता है, H2O। अब देखिए ये जो कार्बन होता है, यहाँ से कितना बॉन्ड ब्रेक हुआ, 2 बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये बना लेता है ऐसा N डबल बॉन्ड CH और CH3, और इसी को कहा जाता है सिप्स बेस। क्या बोला जाता है इसको, सिप्स बेस बोला जाता है। मतलब सीधा सा ले सकते हैं, इसके जगह पर कोई अल्काइल भी हो सकता है। ठीक है, अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। तो यहाँ याद रखें, जब एनिलीन क्या करते हैं हम लोग, एनिलीन का अभिक्रिया एसिटल्डिहाइड के साथ कराते हैं, ये जो कंपाउंड बनता है इसको कहा जाता है सिप्स बेस। ठीक है, इसलिए हम लोग का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सिप्स बेस। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला नेक्स्ट है हम लोग का कि निम्न में शुगर में से कौन सा सबसे ज़्यादा मीठा होता है। याद रखें कौन होता है, फ्रुक्टोज जो है सबसे ज़्यादा मीठा होता है। ऑप्शन इसका डी होगा सही आंसर। नेक्स्ट अगला है हम लोग का कि एंजाइम है। याद रखें, एकदम खतरनाक सवाल है। कौन सा है, खतरनाक सवाल है। प्रो एंजाइम जो होता है क्या होता है, एक प्रोटीन होता है। एकदम थ्योरेटिकल सवाल है। नेक्स्ट हम लोग का कि नेचुरल रबर निम्न का बहुलक है। मतलब इसका पूछ रहा है कि नेचुरल रबर का जो मोनोमर होता है वो कौन होता है। मतलब नेचुरल रबर जो बना हुआ होता है किससे यूनिट, मतलब किसका यूनिट क्या होता है, रिपीटेशन। किसके यूनिट के रिपीटेशन से क्या बनता है, नेचुरल रबर बनता है। याद रखें आइसोप्रीन का, आइसोप्रीन का क्या होता है, बहुलक होता है। कौन, नेचुरल रबर। बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। रबर का जो है नेचुरल रबर का मोनोमर भी अगर पूछेगा तो क्या कहेंगे हम लोग, आइसोप्रीन होता है। ठीक है, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है आइसोप्रीन किसका मोनोमर है। तो याद रखेंगे किसका मोनोमर है, ये नेचुरल रबर का है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि टाइफाइड में जो होता है, टाइफाइड जो बुखार होता है उसमें प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक कौन सा हम लोग यूज करते हैं। याद रखें क्लोरम फेनिकॉल का हम लोग यूज करते हैं। किसमें, जब हम लोग टाइफाइड से ग्रसित होते हैं तो उस समय जो है हम लोग प्रतिजैविक के रूप में क्या करते, किसका यूज करते हैं हम लोग, क्लोरम फेनिकॉल का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये है हम लोग का 2017 का क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन के साथ में सही आंसर। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।